हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सुनने वाले हैं हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग की ऑडियो बुक के बारे में। तो आज हम जो ऑडियो बुक सुनने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रन ऑफ एंड इट्स मेजरमेंट। तो आपको इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनना है जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रन ऑफ, ये होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एवोपोरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है और बेस फ्लो क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर एज पर रन ऑफ, जिसमें हम तीन प्रकार के रिवर देखेंगे, पेरिनियल रिवर, इंटरमिटेंट रिवर और अफेमरल रिवर। उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ, जिसमें हम दो मेथड देखेंगे, रैशनल मेथड और दूसरा एम्पेरिकल मेथड, जिसमें हम देखेंगे डिकन्स फॉर्मूला, रिव्स फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोग्राफ्स के बारे में, ये होता क्या है, जिसमें हम देखेंगे फ्लड हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये होते क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कंसंट्रेशन टाइम, ये होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडी, जिसमें हम कवर करेंगे कि रिटर्न पीरियड ये होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिस्क क्या होता है और रियलेबिलिटी क्या होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम सुनेंगे डैम्स के बारे में, जिसमें हम सुनेंगे ग्रेविटी डैम, स्टोरेज डैम, डाइवर्जन डैम, कोफर डैम, अर्थन डैम, रॉकफिल डैम, आर्च डैम, ये इन सब के बारे में हम सुनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन ऑफ डैम। उसके बाद हम देखेंगे जोन ऑफ रिजर्वायर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सुनेंगे कि मैक्सिमम पूल लेवल, नॉर्मल पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल, डेड स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज, ये होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे यील्ड फ्रॉम एक रिजर्वायर, जिसमें हम देखेंगे सेल्फ यील्ड, सेकेंडरी यील्ड, एवरेज यील्ड, डिजाइन यील्ड, ये होती क्या है। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं एक्टिंग ऑफ ग्रेविटी डैम, जिसमें हम देखेंगे सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, अर्थक्वेक प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, आइस प्रेशर, वेव प्रेशर, ये सारे कैसे एक्ट करते हैं ग्रेविटी डैम के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिनको हम आज इस ऑडियो बुक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है, प्रिसिपिएशन होने के बाद जो भी वाटर एक्स्ट्रा सरफेस पर बचा रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं सिंपली। तो रन ऑफ जो होता है वो एक प्रकार का किसी दिए गए कैचमेंट एरिया के लिए यूनिट टाइम के लिए एक आउटपुट होता है। सारा का सारा प्रिसिपिएशन होने वाला पानी जो होता है किसी स्ट्रीम को रन ऑफ के रूप में करेक्ट नहीं करता है, कुछ मात्रा जो होती है उसमें से रोस में चल जाती है। इस प्रकार रन ऑफ प्रिसिपिएशन का वह हिस्सा होता है जो कि लॉस नहीं होता, एम अपना रास्ता किसी स्ट्रीम के लिए बना लेता है। मेनली लॉस ऑफ वाटर इज ड्यू टू इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, ट्रांसपिरेशन, एवोपरेशन ड्यूरिंग स्टॉर्म या फिर रेनफॉल। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो किसी भी, मान लीजिए कोई कैचमेंट एरिया है, तो वहाँ पर अगर प्रिसिपिएशन यानी कि बारिश हो रही है तो सारा का सारा जो बारिश हो रही है वो हमें रन ऑफ के रूप में नहीं होगा, उसमें से जो होगा वो पानी लॉस होगा। लॉस किस फॉर्म में हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, पर्कुलेशन हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है, एवोपरेशन हो सकता है। तो इन सब में ये सारी जो प्रोसेस है इनमें वाटर लॉस होगा। तो लॉस होने के बाद जितना भी पानी जो है वो बचा रह जाएगा जो कि किसी भी स्ट्रीम को कनेक्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, रन ऑफ कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है, सामान्यतः रन ऑफ जो होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि रन ऑफ जो होता है उसके दो टाइप है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला टाइप है डायरेक्ट रन ऑफ। ये क्या होता है, यह रन ऑफ का वह हिस्सा होता है जो स्ट्रीम को बहुत जल्दी ज्वाइन करता है। डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है वो क्या होता है, सरफेस रन ऑफ प्लस में इंटरफ्लो। यानी कि डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है वो सरफेस रन ऑफ और इंटरफ्लो का समेशन होता है। उसके बाद दूसरा बात कर लेते हैं बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है, इसमें इनफिल्ट्रेशन होने वाला पानी ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं, लंबे समय बाद किसी स्ट्रीम को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बात आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर एज पर रन ऑफ। तो इसमें तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है रिवर को। सबसे पहला आ जाता है पेरिनियल रिवर, जिन्हें हम 12 मासी रिवर भी कहते हैं। नाम से पता लग रहा है ऐसे सिस्टम में पानी जो होता है हमेशा पूरे साल अवेलेबल होता है, यानी कि ड्राई सीजन में भी और मानसून सीजन में भी हमेशा इसमें पानी अवेलेबल रहता है। दूसरा रिवर जो हो जाता है उसका नाम है इंटरमिटेंट रिवर। ये क्या होता है, ये ऐसे रिवर होता है जिनमें पानी केवल मानसून सीजन में ही प्राप्त होता है, यानी कि ड्राई सीजन में इनमें पानी नहीं होता है। और लास्ट है अफेमरल रिवर। ये क्या होता है, ये ऐसे रिवर होते हैं जिनमें पानी ना तो ड्राई कंडीशन में रहता है ना ही मानसून के सीजन में रहता है। ये जो होते हैं मेनली बेस फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नेचुरल फ्लो, जिसे हम वर्जिन फ्लो भी कहते हैं। ये क्या होता है, किसी भी रिवर या स्ट्रीम का वह फ्लो जो किसी भी प्रकार के मैन मेड वर्क जैसे कि रिजर्वायर, डाइवर्जन, हेयर वर्क से अफेक्ट ना हो, उसे नेचुरल फ्लो या फिर वर्जिन फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ। इसमें हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला बात आ जाती है रेशनल मेथड। ये जो फॉर्मूला है ये कुचलिंग, लियोर डेविस ने दिया था। यह रन ऑफ ड्रेनेज या फिर रेन वाटर निकालने में यूज में आता है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, क्यूपी बराबर 1/36 के पी सी ए। यहाँ पर जो के है वो क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट है, क्यूबी क्या है, डिस्चार्ज है, क्यूबेक यानी कि मीटर क्यूब प्रति सेकंड में। पीसी क्या है, पीसी जो है वो इंटेंसिटी है ऑफ रेनफॉल, यानी कि पीसी जो है वो रेनफॉल इंटेंसिटी है सेंटीमीटर प्रति आवर में। ए क्या है, एरिया, ए जो है वो एरिया है हेक्टेयर के अंदर। अब बात कर लेते हैं के क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या है, रन ऑफ अपॉन में रेनफॉल। अगर कोई इम्परवियस स्ट्रेटा है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बात आ जाती है पीसी को कैसे निकालते हैं। तो पीसी निकालने का एक फॉर्मूला है, पीसी बराबर ए अपॉन में टी प्लस बी। यहाँ पर टी क्या है, टी है टाइम इन मिनट, और ए और बी जो है वो दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट। फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग। इसमें रेनफॉल ऑफ इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है, अगर स्टॉर्म पीरियड जो है 5 से 20 मिनट है तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीसी बराबर 75 अपॉन में टी प्लस 10।
ये जो वैल्यू आएगी इंटेंसिटी की आएगी सेंटीमीटर प्रति आवर में। अगर स्टॉर्म पीरियड जो है 20 से 100 मिनट है तो रेनफॉल इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 100 अपॉन में T+20, और इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी सेंटीमीटर प्रति आवर में। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ब्रिटिश मिनिस्ट्री के अनुसार, जिसका क्वेश्चन जो है वो गुप्ता एंड गुप्ता में भी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ रन ऑफ कोफिशिएंट। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है के एवरेज, वो क्या है, के एवरेज बराबर K1A1 प्लस K2A2 प्लस में K3A3 अप टू KNAN अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस में अप टू AN। नेक्स्ट बात आ जाती है ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार कांस्टेंट ए जो है उसकी रेंज जो होती है वो 750 से 1000 के बीच में होती है। दूसरा मेथड जो है वो एम्पेरिकल मेथड, जिसमें हम 3 फॉर्मूलों को मेनली स्टडी करेंगे। सबसे पहला है डिकन्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये मोस्टली इंडिया के नॉर्थर्न और सेंट्रल भाग में यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला क्या है, क्यूपी बराबर CD A की पावर 3/4। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूपी। क्यूपी क्या है, ये पीक डिस्चार्ज है मीटर क्यूब प्रति सेकंड में। उसके बाद बात आ जाती है सीडी। सीडी क्या है, डिकन कांस्टेंट है। ए क्या है, कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में। डिकन कांस्टेंट जो उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है 6 से 30 के बीच में वेरी करती है। अगर बात करें स्पेशली नॉर्थन इंडिया के लिए तो इसकी वैल्यू होती है 6। अगर बात करें सेंट्रल इंडिया के लिए तो इसकी वैल्यू होती है 14। नेक्स्ट बात करते हैं रीव्स फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्यूपी बराबर CR A की पावर 2/3। ये जो फॉर्मूला मेनली साउथ इंडिया के लिए यूज में लाया जाता है, तमिलनाडु साइड में। इसकी बात करें जो रीव्स कांस्टेंट है CR, इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 6 से 11 के बीच में। नेक्स्ट बात आ जाती है इंग्लिश फॉर्मूला। तो इंग्लिश फॉर्मूला भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इनमें मेनली। तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्यूपी बराबर 123 A की पावर 1/2। तो क्यूपी क्या है, पीक डिस्चार्ज है मीटर क्यूब प्रति सेकंड में, और ए क्या है, कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये सारे 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन से, डिकन फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या था, क्यूपी बराबर CD A की पावर 3/4। रिव्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था क्यूपी बराबर CR A की पावर 2/3। और इंग्लिश फॉर्मूला क्यूपी बराबर 123 A की पावर 1/2। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इसके अलावा फुल्लर, ड्रैग और बर्ग या फिर नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला, जो ये 3 फॉर्मूले और है जिनका यूज जो होता है मेनली पीक डिस्चार्ज निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है हाइड्रोग्राफ। ये क्या होता है, ये ग्राफ रिवर के डिस्चार्ज के वेरिएशन को समय के साथ बताता है। यानी कि हाइड्रोग्राफ एक मेनली एक ग्राफ है जिसको हम प्लॉट करते हैं डिस्चार्ज और टाइम के बीच में। ये ग्राफ डिस्चार्ज व टाइम का एक प्लॉट होता है। यह ग्राफ हमें पीक फ्लो की जानकारी देता है जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिजाइन हेतु इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि किसी भी जो कैचमेंट एरिया है उसमें पीक डिस्चार्ज जो होगा वो कब प्राप्त होगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, जिससे कि हम वो जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उसको बनाने में यूज करते हैं। तो हाइड्रोग्राफ जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के ग्राफ होता है। ये जो होता है मेनली 3 जो सेगमेंट है उनसे मिलकर बना होता है। एक होता है राइजिंग लिप, एक होता है क्रेस्ट सेगमेंट, और एक होता है फॉलिंग लिंक। जो ग्राफ जो होता है बढ़ रहा होता है उसे हम बोलते हैं राइजिंग लिंक। फिर उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्ट सेगमेंट। तो उसके बाद जो ग्राफ है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं फॉलिंग लिंक। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजिंग लिम्ब जो होती है वो रेनफॉल की जेनेटिक्स और कैचमेंट की जेनेटिक्स दोनों पर डिपेंड करती है। क्योंकि जैसे ही बारिश हो रही है तो स्ट्रीम पानी मिल रहा है, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन से भी प्राप्त हो रहा है और कैचमेंट से भी प्राप्त हो रहा है। तो राइजिंग लिम्ब जो होता है वो रेनफॉल की जेनेटिक्स और कैचमेंट की जेनेटिक्स दोनों पर डिपेंड करती है। लेकिन फॉलिंग लिम्ब जो होती है वो केवल कैचमेंट की जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। क्योंकि मान लीजिए जब फॉलिंग लिम्ब का मतलब क्या है कि जैसे ही बारिश जो है वो बंद हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि बारिश बंद होते ही किसी भी स्ट्रीम में पानी आना बंद हो जाएगा। जो भी कैचमेंट एरिया है वहां पर जो पानी है तो वो स्लोप की वजह से उस स्ट्रीम को कनेक्ट करेगा। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फॉलिंग लिम्ब कैचमेंट के जेनेटिक्स पर, ना कि रेनफॉल की जेनेटिक्स पर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि फ्लड हाइड्रोग्राफ भी अब डिस्चार्ज और टाइम के बीच में बनाया जाता है। ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट प्लस में बेस फ्लो। नेक्स्ट बात आ जाती है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो उसका ऑर्डिनेट निकालते हैं कैसे हम, उसके ऑर्डिनेट को हम सिंपली क्या करते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ जो होते हैं उसमें से अगर हम बेस फ्लो को घटा देंगे तो हमें डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है रन ऑफ डेप्थ। ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। इसे वॉल्यूम या कैचमेंट एरिया की हेल्प से निकालते हैं। रन ऑफ डेप्थ क्या होती है, रन ऑफ डेप्थ जो है उसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ अपॉन द कैचमेंट एरिया। क्योंकि एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ जो होगा वो क्या बताएगा, उसका वॉल्यूम बताएगा। किसी भी हाइड्रोग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में कैचमेंट एरिया का भाग दे देंगे कि वॉल्यूम अगर एरिया का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सिंपली डेप्थ मिल जाएगी, जिसे हम रन ऑफ डेप्थ कहेंगे। जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 0.36 इंटू में मीटर क्यूब पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई आवर डिवाइड बाई किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात आ जाती है यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ये ऐसा हाइड्रोग्राफ होता है जो यूनिट रेनफॉल की डेप्थ प्रोवाइड करता है। इसे जो है एल के शियरमान ने दिया था 1932 में। यदि कैचमेंट एरिया जो है 5000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है या फिर 2 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो ये थ्योरी जो होती है वैलिड नहीं होती है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है वो यूनिट रेनफॉल एक्सिस और टाइम के बीच में बनाया जाता है।
इसे एल के शेयरमान ने दिया था 1932 में। अगर कैचमेंट एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा है या फिर 5,000 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा है तो ये थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं होती है। नेक्स्ट बात आ जाता है कंसंट्रेशन टाइम। ये क्या होता है, किसी भी कैचमेंट एरिया के लिए कंसंट्रेशन टाइम वह टाइम होता है जिसमें सबसे दूर वाले पॉइंट से पानी उस कंसीडर पॉइंट तक आ जाता है। तो मेनली कंसंट्रेशन टाइम क्या होता है, ये वो टाइम होता है जब उस कैचमेंट एरिया का सबसे दूर वाला जो पॉइंट होता है वहां से पानी जो होता है एक कंसिडरेशन का पॉइंट जहाँ पे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तक आने में जितना टाइम लग रहा है, सबसे दूर वाले पॉइंट से उस कंसिडरेशन के पॉइंट तक आने में जितना टाइम कंसंट्रेशन टाइम कहलाएगा। ये जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है टाइप्स के बारे में। तो कंसंट्रेशन टाइम जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। पहला टाइप होता है टाइम ऑफ इनलेट जिसे हम ओवरलैंड फ्लो टाइम भी कहते हैं, और दूसरा होता है फ्लो टाइम। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिसे क्रिपिच ने दिया था। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज कैलकुलेट बाई क्रिपिच इक्वेशन, किसमें आवर्स के अंदर ये वैल्यू निकाल के देता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन टाइम जिसे टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बराबर 0.01947 एल की पावर 0.77 डिवाइड बाई एस की पावर 0.385। ये इसका फॉर्मूला होता है कि टीसी बराबर 0.01947 एल की पावर 0.77 डिवाइड बाई एस की पावर 0.385। यहाँ पर टीसी जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन टाइम, एस जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ कैचमेंट, एल बराबर होता है लेंथ ऑफ वाटर जो कि मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडी। इसमें जो होता है हम रैंडम और रेयर इवेंट जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। फ्लड, ड्रॉट और रेनफॉल ये सारे जो होते हैं रेयर और रैंडम इवेंट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले स्टडी हम करेंगे रिटर्न पीरियड। ये क्या होता है, किसी रैंडम या रेयर इवेंट के उस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड व उससे अधिक मैग्नीट्यूड के डिस्चार्ज या फ्लो के आने की संभावना में जो टाइम लिया जाता है उसे रिटर्न पीरियड कहते हैं। इसे मेनली टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे री अकरनेस इंटरवल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टी बराबर 1/p। यानी रिटर्न पीरियड अगर सिंपल भाषा में बात करें क्या होता है, किसी भी एक डिजायर मैग्नीट्यूड जो है उसका कोई स्ट्रोम आ गया तो उसी डिजायर मैग्नीट्यूड का स्ट्रोम आने में जितना टाइम लगेगा उसको, यानी कि उसी मैग्नीट्यूड का स्ट्रोम आने में जितना रिपीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम रिटर्न पीरियड कहेंगे। रिटर्न पीरियड नाम से पता लग रहा है कि उसको उसी सेम मैग्नीट्यूड के जो स्ट्रोम है उसको आने में जितना टाइम लगेगा, रिटर्न होने में जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, रिटर्न पीरियड कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, टी बराबर 1/p। पी बराबर क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न पीरियड, यानी कि रिटर्न पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें 3 स्टेप्स जो होते हैं उनका यूज करके हम रिटर्न पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रत्येक मैग्नीट्यूड के डिस्चार्ज जो होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसके बाद हम एक रैंक या ऑर्डर दे दिया जाता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसके बाद हम निम्न इक्वेशन का यूज करके रिटर्न पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए मेनली 3 इक्वेशंस जो है कौन कौन से, वीबुल्स इक्वेशन, हेजन्स फॉर्मूला और कैलिफोर्निया फॉर्मूला, इन तीनों का यूज करके हम रिटर्न पीरियड निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डिस्चार्ज है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देते हैं। उसके बाद हम उनको एक सारे डिस्चार्ज उनको एक रैंक प्रोवाइड करते हैं। रैंक प्रोवाइड करने के बाद 3 फॉर्मूले जो हैं, वेबुल्स इक्वेशन, हेजन फॉर्मूला और कैलिफोर्निया फॉर्मूला, इन तीनों का यूज करके हम रिटर्न पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीबुल्स इक्वेशन। ये क्या है, वीबुल इक्वेशन कहता है टी बराबर n+1/m। टी बराबर n+1/m। यहाँ पे टी जो है वो रिटर्न पीरियड, m क्या है रैंक और ऑर्डर नंबर, n क्या है नंबर ऑफ इवेंट। दूसरा फॉर्मूला है हेजन फॉर्मूला। ये क्या कहता है, ये फॉर्मूला बताता है टी बराबर n/m+0.5। तो n क्या है नंबर ऑफ इवेंट और m क्या है रैंक ऑफ ऑर्डर, रैंक और ऑर्डर नंबर। और लास्ट फॉर्मूला है कैलिफोर्निया फॉर्मूला। ये क्या है, टी बराबर n/m। तो ये तीनों फॉर्मूले जिसकी सहायता से हम रिटर्न पीरियड कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बात प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस ऑफ फ्लड, यानी कि एक फ्लड को किसी भी डिजायर मैग्नीट्यूड जो है उसका अगर फ्लड अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी संभावना क्या है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है P बराबर 1/t। यानी कि T बराबर 1/p था तो उसको अगर हम वर्ग गुणा करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/t। और ऐसे ही अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरनेस ऑफ फ्लड, यानी कि एक डिजायर मैग्नीट्यूड का जो स्ट्रोम है उसके नहीं आने की संभावना क्या होगी, टोटल संभावना में से होने की संभावना को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरनेस ऑफ फ्लड। तो होने और ना होने की दोनों की संभावना कितनी है, 1 है। तो उसमें से अगर हम होने की संभावना जो क्या है P उसको घटा देंगे तो ना होने की संभावना आ जाएगी, क्या हो जाएगी Q। तो Q बराबर 1/-P। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस ऑफ फ्लड। Q क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरनेस ऑफ फ्लड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरनेस ऑफ फ्लड इन एन ईयर्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं 0 टाइम अकरनेस ऑफ फ्लड इन एन ईयर, या फिर जिसे हम बोलते हैं रियलिबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P0 बराबर 1 - P की पावर n। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रियलिबिलिटी का, P0 बराबर 1 - P की पावर n। जनरली जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, क्योंकि रिटर्न पीरियड जो होता है उसको टाइम के फॉर्मेट में डिनोट किया जाता है। उसके बाद बात आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस ऑफ फ्लड इन एन ईयर, वो क्या हो जाएगा, रिस्क। इसका फॉर्मूला क्या है, R बराबर 1 - ब्रैकेट स्टार्ट 1 - P की पावर होल पावर n।
तो किसी भी डिजायर मैग्नीट्यूड का जो स्ट्रोम है उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या है, रियलेबिलिटी, और उसके कुछ आने की संभावना जो है वो क्या कहलाएगी, रिस्क। तो दोनों में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि ना आने की अगर जीरो संभावना है किसी भी फ्लड के आने की तो वो होगा रियलेबिलिटी, और अगर थोड़ी सी भी संभावना है आने की तो वो क्या कहलाएगा, रिस्क। रियलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी की होल पावर एन, जबकि रिस्क का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस पी की होल पावर एन। नेक्स्ट बात आ जाती है डैम। डैम क्या होता है, मेनली डैम एक प्रकार का फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर बैरियर होता है जो रिवर की विड्थ के अक्रॉस अपस्ट्रीम साइड में पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। तो डैम जो होता है मेनली एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जो मेनली वाटर को रिटेन करती है, स्टोर करती है। और इसके लिए डैम के जो अपस्ट्रीम साइड में जो पानी का पूल बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, रिजर्वायर कहलाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है फैक्टर अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन ऑफ डैम, यानी कि हमें डैम की साइट सिलेक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आ जाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या देखते हैं हम, इसमें देखते हैं हम नैरो वैली जो होती है उसमें सबमर्जेंस एरिया जो होता है वो कम होता है प्लेन वैली के कंपेयर में। हम नैरो वैली जो होती है उसमें एवोपरेशन की रेट भी कम होती है, इसलिए नैरो वैली को प्रिफर किया जाता है। तो नैरो टोपोग्राफी के अंदर हमारे पास दो कंसिडरेशन है, एक तो है प्लेन टेरेन और एक है नैरो वैली। तो प्लेन टेरेन जो होगा वहाँ पर एक्सपोज एरिया जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, और नैरो वैली जो होगी वहाँ पर एक्सपोज एरिया कम होगा, साथ में जो हमारा मटेरियल लगेगा वो प्लेन वैली में तो ज़्यादा लगेगा, जबकि नैरो वैली जहाँ पर विड्थ ही कम है तो वहाँ पर हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, इसलिए प्रीफर किया जाता है नैरो वैली को प्लेन वैली की तुलना में। कि एवोपरेशन भी कम होगा नैरो वैली में, जो एरिया सबमर्ज होगा वो भी कम होगा, और साथ में कॉस्ट भी कम लगेगी नैरो वैली के अंदर। आती है फाउंडेशन। डैम का फाउंडेशन जो होता है इम्परमेएबल होना चाहिए, जिससे कि सीपेज कम से कम हो, जिससे अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो भी कम लगेगा, जिससे हमारी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होगी। नेक्स्ट बात आ जाती है रिवर। डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए रिवर जो होता है वो पेरेनियल होना चाहिए, क्योंकि जो डैम होता है उसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, उसका यूज़ करते हैं हम पानी को स्टोर करने के लिए। अगर वहाँ पे पानी ही नहीं आएगा तो हम उसके मटेरियल की कॉस्ट जो है वो वेस्ट जाएगी, यानी उसको बनाने का खर्चा जो होगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो डैम हमेशा ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पर रिवर जो है वो पेरेनियल हो, यानी कि 12 मासी उसमें हमेशा पानी रहे। रिवर जो होता है वो अर्थक्वेक की एक्टिविटी से फ्री होना चाहिए, उस रिवर में हमें डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेबर लोकली अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट बात आ जाती है टाइप ऑफ डैम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेविटी डैम। यदि कोई डैम अपने ऊपर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्स जो है उनको सेल्फ वेट से रजिस्ट कर रहा है तो उसे ग्रेविटी डैम कहते हैं। सामान्यतः ये जो डैम होते हैं कॉन्क्रीट या फिर स्टोन मैसनरी से बनाए जाते हैं। अधिकतर ये जो ग्रेविटी डैम होती है स्ट्रेट होते हैं, इनकी हाइट जो होती है वो मोर देन 30 मीटर होती है। ग्रेविटी डैम का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो मेनली ट्रायंगुलर होता है। तो ग्रेविटी डैम क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में बात करें तो ऐसा डैम जो अपने ऊपर लगने वाले जो भी वेट आ रहे हैं, जो भी प्रेशर आ रहे हैं उसको अपने वेट के कारण रजिस्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटी डैम कहलाएगा। ये जो होता है कॉन्क्रीट या फिर स्टोन मैसनरी से बने होते हैं, ये जनरली स्ट्रेट होते हैं, इनकी हाइट जो होती है मोर देन इक्वल टू 30 मीटर होती है। इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। ये सारी बात हो गई ग्रेविटी डैम के बारे में। नेक्स्ट आता है स्टोरेज डैम। ये ऐसे डैम होते हैं जो कि मानसून के सीजन में रिवर में आने वाले फ्लो को स्टोर करने में काम में आते हैं। यानी कि स्टोरेज डैम जो होता है वो नाम से ही पता लग रहा है, ये वो डैम है जो कि मानसून सीजन के अंदर जो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं, वो क्या है, स्टोरेज डैम कहलाएंगे। इन्हें फ्लड के बाद पानी को यूटिलाइज करने के लिए बनाया जाता है जब रिवर में पानी का फ्लो कम हो डिमांड से। नेक्स्ट बात आ जाती है डाइवर्जन डैम। ये क्या होते हैं, ये ऐसे डैम होते हैं जो किसी रिवर के पानी को ऑफ ट्रैक कैनाल में डाइवर्ट करने के लिए काम में आते हैं। सामान्यतः इन डैम की जो हाइट होती है वो कम होती है, ये अपने अपस्ट्रीम की तरफ कम पानी को स्टोर कर पाते हैं। तो डाइवर्जन डैम नाम से पता लग रहा है डाइवर्ट करने के काम में आएंगे, यानी कि ये जो डैम होते हैं ये रिवर से पानी को जो कैनाल है उनकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए काम में लाए जाते हैं। इनकी हाइट जो होती है वो कम होती है, जिससे कि ये अपने अंदर पानी के वो स्टोरेज भी कम कर पाएंगे, यानी कि इनकी स्टोरिंग कैपेसिटी भी कम होगी क्योंकि इनकी हाइट ही कम है। नेक्स्ट बात आ जाती है कोफर डैम। ये क्या होता है, ये वास्तव में डैम नहीं होता, ये साइट पर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जो कि वहां से पानी को हटाने के लिए किया जाता है ताकि ड्राई कंडीशन में कंस्ट्रक्शन हो सके। तो कोफर डैम क्या है, कोफर डैम एक प्रकार का टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है जो कि मेनली ड्राई कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है किसी भी स्ट्रीम के अंदर। तो कोफर डैम जो एक प्रकार का टेम्पररी डैम है जो कि कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्थन डैम। ये क्या होता है, ये मेनली नाम से पता लग रहा है अर्थन डैम यानी कि अर्थ यानी कि मिट्टी से बनाए होंगे, तो ये सोइल या अर्थ के बने होते हैं। ये अपने ऊपर लगने वाले सभी फोर्स जो होते हैं उनके सोइल की शियर स्ट्रेंथ के द्वारा रजिस्ट करते हैं। इसका नाम है रॉकफिल डैम। तो रॉकफिल डैम नाम से पता लग रहा है किससे बने होंगे, रॉक से। इन्हें रॉक के टुकड़ों से मिलकर बनाया जाता है। इस डैम की मुख्य कमी जो होती है उसके अंदर सीपेज होती है, क्योंकि अगर इन रॉक से बनाए जा रहे हैं तो इनकी जो इंटरलॉकिंग के बाद भी इनके अंदर वॉइड्स बचेंगे, तो जिससे कि वहाँ पर सीपेज होगा। तो इस सीपेज को कम करने के लिए इसमें अपस्ट्रीम साइड में इम्परवियस मेम्ब्रेन्स
लगाई जाती है। लास्ट जो डैम है उसका नाम है आर्च डैम। आर्च डैम जो होता है उसका प्लान जो होता है वो कर्व होता है एवं अपस्ट्रीम फेस की तरफ कॉन्वेक्स होता है। यह डैम जो होता है आने वाले सभी फोर्सेस को आर्च सेक्शन के द्वारा अबटमेंट पर ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोन ऑफ रिजर्वायर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये सारे होते हैं जोन ऑफ रिजर्वायर, जिसमें आ जाते हैं मिनिमम पूल लेवल, नॉर्मल पूल लेवल, मैक्सिमम पूल लेवल। स्टोरेज की बात करें तो डेड स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज। तो चलिए इनको एक एक करके सुन लेते हैं होते क्या है। सबसे पहले बात करें मिनिमम पूल लेवल। तो मिनिमम पूल लेवल क्या होता है? मिनिमम पूल लेवल वो पूल लेवल होता है, ये वो लेवल होता है जो ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए बनाना जरूरी होता है। उसके बाद आते हैं नॉर्मल पूल लेवल। तो नॉर्मल पूल लेवल क्या होता है? वो लेवल होता है जहाँ पर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पानी को स्टोर किया जा सकता है। मैक्सिमम पूल लेवल क्या होता है कि जब स्ट्रॉम आता है यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस समय जो पानी का लेवल चल जाता है जहाँ तक पानी को हम स्टोर कर सकते हैं वो क्या होता है? मैक्सिमम पूल लेवल होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम पूल लेवल से जो नीचे का स्टोरेज होता है वो क्या होता है? डेड स्टोरेज होता है। मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो स्टोरेज होता है उसे हम यूजफुल स्टोरेज कहते हैं। नॉर्मल पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल उसके बीच का जो स्टोरेज होता है उसे सरचार्ज स्टोरेज कहते हैं। और लास्ट बात आ जाती है डेड स्टोरेज। ये क्या होता है? पानी का यह स्टोरेज मिनिमम पूल लेवल से डीपेस्ट पूल लेवल तक होता है। सामान्यतः इसे यूज जो होता है मेनली सिल्टिंग पर्पज के लिए किया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वैली स्टोरेज। ये क्या होता है? ये किसी भी नेचुरल रिवर में रिजर्वायर को बनाने से पहले वाटर का वॉल्यूम होता है। यानी किसी भी नेचुरल रिवर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बनाने से पहले जो उसका वॉल्यूम होता है उस स्ट्रीम का वो क्या होगा? वैली स्टोरेज होगा। फिर उसके बाद बात आती है यील्ड ऑफ रिजर्वायर। ये क्या होता है? किसी निश्चित समय में रिजर्वायर द्वारा दिए जाने वाला पानी का वॉल्यूम क्या कहलाता है? यील्ड कहलाता है। यानी किसी भी रिजर्वायर द्वारा जितना पानी दिया जाता है वो क्या कहलाएगा? यील्ड ऑफ रिजर्वायर कहलाएगा। इसकी यूनिट जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, क्या है? मिलियन मीटर क्यूब प्रति ईयर। इंपॉर्टेंट है यूनिट, क्या है वो? मिलियन मीटर क्यूब प्रति ईयर। यील्ड जो होती है मेनली कितने प्रकार की होती है? तो मेनली 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ यील्ड या फिर फर्म यील्ड। ये क्या होता है? किसी भी रिजर्वायर की वह यील्ड जिसमें क्रिटिकल या फिर ड्राई सीजन के दौरान मैक्सिमम क्वांटिटी में पानी मिल सकता है उसे सेफ यील्ड, फर्म यील्ड या फिर गारंटी यील्ड भी कहते हैं। तो अगर बात करें सिंपल शब्दों में तो ये जो होती है किसी भी रिजर्वायर की वो यील्ड होती है जो कि ड्राई कंडीशन में भी हमें मैक्सिमम मिलेगी। यानी कि ये वो यील्ड होती है जो कि अगर कितना ही ड्राई से ड्राई मौसम हो जाए तब भी हमें इतना पानी तो मिलेगा। वो क्या कहलाएगी? सेफ यील्ड, फर्म यील्ड या फिर गारंटी यील्ड। नेक्स्ट बात आ जाती है सेकेंडरी यील्ड। ये क्या होता है? किसी भी रिवर में मैक्सिमम फ्लो के समय पानी की क्वांटिटी जो प्राप्त रहती है उसे सेकेंडरी यील्ड कहलाता है। यह जो होती है सेफ यील्ड से ज़्यादा होती है। तो सेकेंडरी यील्ड क्या होती है? रिवर में जो है वो मैक्सिमम फ्लो की कंडीशन थी तो उस समय पानी की क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये जो पानी क्वांटिटी हमें अवेलेबल है उसे हम सेकेंडरी यील्ड कहेंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है एवरेज यील्ड। ये क्या होती है? नाम से पता लग रहा है एवरेज, यानी कि सेफ यील्ड और सेकेंडरी यील्ड का एवरेज होगा। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेफ यील्ड प्लस सेकेंडरी यील्ड बाई 2। नेक्स्ट आ जाती है लास्ट डिजाइन यील्ड। ये क्या होती है? यह वह यील्ड होती है जो डिजाइन पर्पज के काम में आती है। अगर रिजर्वायर का यूज केवल डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए किया जा रहा है तो डिजाइन यील्ड जो होगी वो फर्म यील्ड के बराबर होगी। लेकिन अगर रिजर्वायर का यूज जो होता है वो इरिगेशन पर्पज के लिए किया जा रहा है तो डिजाइन यील्ड जो होगा उसको 20% हम इंक्रीज कर देंगे फर्म यील्ड के प्रोपोर्शनल में। यानी कि डिजाइन यील्ड इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? 1.2 इंटू में फर्म यील्ड। नेक्स्ट बात आ जाती है इफेक्टिव स्टोरेज। इफेक्टिव स्टोरेज क्या होता है? यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज। यानी कि इफेक्टिव स्टोरेज होता है यूजफुल स्टोरेज और सरचार्ज स्टोरेज को जोड़ के अगर हम वैली की स्टोरेज को घटा देंगे तो हमें इफेक्टिव स्टोरेज प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात आ जाती है ट्रैप एफिशिएंसी। ट्रैप एफिशिएंसी क्या होती है? सेडिमेंट रिटेन अपॉन में टोटल सेडिमेंट। यानी कि सेडिमेंट रिटेन और टोटल सेडिमेंट का जो रेशो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ट्रैप एफिशिएंसी। नेक्स्ट बात आ जाती है फोर्स एक्टिंग ऑफ ग्रेविटी डैम। यानी कि ग्रेविटी डैम जो होते हैं वहाँ पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं? तो यहाँ पर से नाम बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले करता है सेल्फ वेट ऑफ डैम, उसके बाद करता है वाटर प्रेशर, उसके बाद करता है अर्थक्वेक प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, आइस प्रेशर, वेव प्रेशर। तो ये सारे प्रेशर है जो कि एक ग्रेविटी डैम पर एक्ट करते हैं। सेल्फ वेट जो होता है वो ग्रेविटी डैम जो होता है उसका मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स है जो कि उसकी सीजी से पास होता है। उसके बाद बात आ जाती है अपलिफ्ट फेलियर। ये क्या होता है? पानी डैम की बॉडी में से पोर्ट्स व क्रैक्स के कारण पास होता है। अपलिफ्ट प्रेशर डैम का इफेक्टिव वेट जो होता है वो कम कर देता है। यानी कि डैम्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कि पानी को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे अगर डैम की बॉडी में कहीं पे पोर्ट्स आ गए हैं या फिर क्रैक्स आ रहे हैं तो वहां से जो वाटर है वो पास होगा, जिससे क्या होगा कि जैसे वो पास होगा तो उसका सेल्फ वेट जो है यानी कि डैम का जो इफेक्टिव वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि वो पानी अगर डैम के अंदर से पास होगा तो उसकी टेंडेंसी होगी डैम को ऊपर की तरफ उठाने की। इसे किस नाम से जानते हैं? अपलिफ्ट फेलियर के नाम से, जिससे कि डैम का जो इफेक्टिव वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। ये एक तरह का डी स्टेबलाइजिंग फोर्स है। इसे हाइड्रोलिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से निकालते हैं। इंपॉर्टेंट अपलिफ्ट फेलियर जो होता है उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से निकालते हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है
कि इस प्रेशर के इंटेंसिटी को कम करने के लिए मेनली ड्रेनेज गैलरी या फिर शीट पाइल जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ड्रेनेज गैलरी जो होती है उसको नियर टू द हील ऑफ डैम बनाया जाता है, जिसका साइज जो होता है वो कितना होता है 1.5 इंटू 1.5 मीटर। यानी कि ड्रेनेज गैलरी जो होती है उसको मेनली नियर टू हील बनाया जाता है, उनका साइज क्या है 1.5 इंटू 1.5 मीटर। तो फोर्स, इसमें प्रेशर वेव जनरेट होती है। सिल्ट प्रेशर ये क्या है, ये भी एक तरह का डीस्टेबलाइजिंग फोर्स है। इसके मैग्नीट्यूड को अपलिफ्ट प्रेशर जो है उससे कंपनसेट करता है। यानी कि मेनली इसको डिजाइन पर्पस में यूज में नहीं लिया जाता, कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि सिल्ट प्रेशर और अपलिफ्ट फेलियर जो वो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। डिजाइनिंग में सिल्ट प्रेशर को कंसिडर नहीं करते। सिल्ट प्रेशर को रेनकाइन थ्योरी से हम मेनली यूज करके निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेव प्रेशर जो होता है वो एक डीस्टेबलाइजिंग फोर्स है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन ओवरटर्निंग फॉर डैम इज कंसिडर 1.5। डैम की ओवरटर्निंग में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है वो कितनी होती है 1.5। तो गाइज ये थी ऑडियो बुक रन ऑफ एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर की। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।